तभी यूट्यूब से एक शेफ वहां पहुंचा जिसे खाने की खुशबू खींच लाई थी। उसने इंसिस्ट किया कि वो डिश ट्राई करना चाहता है। टेस्ट करके बोला कि ये खाना प्रैक्टिस वाला बिल्कुल नहीं लगता। एक कास्ट मेंबर ने मैनेजर से पूछा कि क्या ये सिर्फ सैंपल्स है या कोई और शेफ बुलाया गया था, तो मैनेजर ने हंसकर कहा कि थोड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, लेकिन रिजल्ट उम्मीद से अलग है। किचन में एक्साइटमेंट भर गई जबकि वीन लगातार काम करता रहा और लड़कियां हैरान थीं कि कोई उनकी कुकिंग से बेहतर बना रहा है। दिन खत्म होते होते सबने एक दूसरे का शुक्रिया अदा किया और माना कि इवेंट बहुत अच्छा गया, खासकर इस बात के लिए कि वो सब फर्स्ट टाइमर्स थे। थोड़ी स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट्स के साथ सभी को उम्मीद थी कि वो इसे ओवरसीज भी सफल बना सकते हैं। सौभाग्य से उनके बनाए गए डिशेस लगातार सक्सेसफुल रहे और सब खुश थे कि खाना कितना स्वादिष्ट बना। किसी ने वुजेने की कुकिंग टैलेंट की तारीफ करते हुए कहा कि उसने इतने सारे डिशेस बनाए कि उसे खुद याद नहीं होगा कितने बना लिए। थके हुए लेकिन संतुष्ट वीन के मैनेजर ने कहा कि अब वे अगले प्रोजेक्ट के लिए ओवरसीज फिर से मिलेंगे और सभी को आश्वासन दिया कि वो शेड्यूल ऑर्गेनाइज करके सबको जानकारी देंगे। फिर वो वीन की ओर मुड़े और बोले कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। उन्होंने पूछा कि क्या वीन अगले अमेरिकन शूट से पहले कोई नया डिश डेवलप कर सकता है, क्योंकि उसकी स्किल देखकर उन्हें यकीन था कि वो किसी भी कोरियन क्विजीन के लिए परफेक्ट डिश बना सकता है। वीन को ये बात सुनकर थोड़ा सरप्राइज हुआ, लेकिन उसने हामी भर दी क्योंकि उसे ऐसा नहीं लगा कि कोई उस पर दबाव डाल रहा है। मैनेजर ने वुजेने के परफॉर्मेंस की सराहना की, लेकिन तभी उसका फोन फिर बजा। उसने पूछा कि अब क्या हुआ, क्या वुजेने को डायरेक्टर गबुक के बारे में पता है, जो कोरियन इंडस्ट्री के लिविंग लेजेंड है। वीन ने कहा कि शायद नाम सुना है, पर धुंधला याद है। सोचते सोचते उसे याद आया कि गबुक कोरियन फिल्म इंडस्ट्री के एक महान निर्देशक है। मैनेजर ने बताया कि डायरेक्टर ने खुद फोन किया था और वीन से मिलना चाहते थे। वुजेने ने सोचा कि शायद ये किसी नए रोल की पेशकश है या सिर्फ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन। मैनेजर ने कहा कि उसने ऐसी कॉल की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ध्यान दिलाया कि वुजेने का रिएक्शन काफी शांत था। फिर भी उसने सलाह दी कि वीन को डायरेक्टर के बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेना चाहिए और इस मौके को खुले दिमाग से देखना चाहिए। वीन ने हामी भरी, लेकिन फिलहाल उसकी प्रायोरिटी थी कि अगले दिन उसे वियतनाम के लिए उड़ान भरनी थी और नए एनवायरनमेंट की गर्मी ने उसे थोड़ा परेशान कर रखा था। सीन बदलता है। प्रोटैगनिस्ट यानी वुजेने अब वियतनाम जा रहा था अपने नए शूट दी आइलैंड ऑफ दी मिसिंग के लिए। इस बीच उसका दूसरा शो अ गाय फ्रेंड नेटफ्लिक्स पर ऑफिशियली लॉन्च हो चुका था और एयरपोर्ट पर बहुत से लोग उनकी तस्वीरें ले रहे थे। लोगों में जबरदस्त एक्साइटमेंट थी क्योंकि गाय फ्रेंड को व्यूअर से शानदार रिव्यूज मिल रहे थे। नेटफ्लिक्स पर वो ड्रामा टॉप 10 कंटेंट में शामिल हो गया था, कई फुल एंड ड्रामास को पीछे छोड़ते हुए, और ये पहला शॉर्ट ड्रामा था जिसने नंबर 1 पोजीशन हासिल की। इसकी सफलता से एंटरटेनमेंट पोर्टल्स पर गाय फ्रेंड की खबरें छा गईं। शो का ओएसटी, जिसे कॉन्ग डब्ल्यू जिन ने गाया था, कोरियन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुआ और सिर्फ एक दिन में नंबर 1 पर पहुंच गया। इसका असर जापान तक गया, जहां दर्शक उस इमोशनल कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शो को वायरल बना दिया। अब फैंस पूरी तरह उसमें डूब चुके थे और ईगली आखिरी एपिसोड का इंतजार कर रहे थे, इस एहसास के साथ कि ऐसा ड्रामा हकीकत में नहीं होता। इसी बीच नई खबर आई, लव दैट फ्रीजेस का पहला एपिसोड 27 नवंबर को रिलीज होने की पुष्टि हो गई, जिसमें प्रोटैगनिस्ट अपनी साइन लैंग्वेज एक्टिंग दिखाने वाला था। साथ ही पडून ने घोषणा की कि बड़े पैमाने का वैरायटी शो आ टेबल का पहला शूट कोरिया में पूरा हो चुका है। इस शो में कई हाई प्रोफाइल लोग शामिल थे, एक मशहूर शेफ और एक एंटिसिपेटेड कैरेक्टर ड्रग डीलर भी। हालांकि ड्रग डीलर पहले से ही टिकट सेल्स में नंबर 1 पर था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो इंडस्ट्री में इतना बड़ा असर डालेगा। सीन फिर बदलता है। अब सब एक हॉल में स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। एक असिस्टेंट ने सबको जल्दी करने और ज्यादा कैमरास लाने को कहा। प्रोटैगनिस्ट वुजेने ने विदेशी माहौल की गर्मी के बावजूद खुद को काम रखने की कोशिश की। उसने सोचा कि आखिर स्क्रिप्ट रीडिंग ओवरसीज क्यों हो रही है। वही दो साथियों में बात चल रही थी कि यकीन नहीं होता कॉन्ग डब्ल्यू जीने ने कॉपोरल जीन सनियल का रोल स्वीकार कर लिया। एक दोस्त बोला कि पहले तो उसे लगा ये मजाक है। वो दोनों सोचने लगे कि क्या डब्ल्यू जे ने इतने सीनियर एक्टर्स के बीच प्रेशर महसूस करेगा। किसी ने कहा कि आज का दिन उसकी एक्टिंग करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। जब ये बातें चल रही थीं, एक और लड़का पास में चुपचाप सब सुन रहा था। कुछ देर बाद तीसरे एक्टर ने बीच में दखल दिया और पूछा कि सब ठीक तो है ना। जब उसे बताया गया कि कुछ नहीं,
तो उसने कहा कि वो बस सेट को ऑब्जर्व कर रहा था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। उसने कबूल किया कि वो थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा है और माना कि नया एक्टर रुकी कॉन्गवीन तो इससे भी ज्यादा एंग्शियस होगा। तभी एक और एक्टर उनकी बातों में शामिल हुआ और बोला कि ये रोल खुद में बहुत बड़ा बर्डन लगता होगा। मगर उनमें से एक लड़के ने कहा कि उन्हें दूसरों की चिंता छोड़कर अपनी परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए। दी आइलैंड ऑफ दी मिसिंग की कहानी एक पहाड़ी इलाके के गांव में शुरू होती है, जहां कई गांव वाले रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। पुलिस, फायर फाइटर्स और मिलिट्री ने मिलकर एक बड़े पैमाने की सर्च ऑपरेशन शुरू की, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब कुछ सोल्जर्स भी लापता होने लगे। इसी दौरान फर्स्ट लेफ्टिनेंट चो यूडी अपनी सर्च टीम के साथ एंट्री करता है। उन्हें एक अजीब सी गुफा मिली, जिससे बहुत बदबू आ रही थी। गुफा के अंदर से इंसानों की चीखें सुनाई दे रही थीं, और ज्यादा नुकसान से डरते हुए यूडी ने अपनी टीम को वापस एंट्रेंस की ओर लौटने को कहा। लेकिन जैसे ही वो निकले, उन्होंने पाया कि गुफा का आकार बदल गया था। अब वहां कुछ ऐसी चीजें थीं जो पहले नहीं थीं। बाहर इंतजार कर रहे सैनिकों में बेचैनी फैल गई, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि रात बहुत जल्दी ढल गई है। जो सैनिक एंट्रेंस की रखवाली कर रहे थे, वो भी गायब हो चुके थे और डर का माहौल और गहरा गया। सीन फिर से स्क्रिप्ट रीडिंग हॉल पर लौटता है, जहां किसी ने पुकारा, मिस्टर यंगमिन, गेट रेडी। प्रोटैगनिस्ट, वीन, का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की, खुद को शांत किया और पूरी तरह जीने संशायल के किरदार में उतरने की कोशिश की। वहां मौजूद बड़े नामों को देखते हुए उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसे पता था कि उसका किरदार एक ऐसा इंसान है जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम की लड़ाई लड़ रहा है। सीन एक मोटरी से शुरू होना था, जहां वो अपनी मृत मां को आखिरी बार देखता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो चिल्लाकर पूछता है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? सिर्फ एक दिन या कुछ घंटे और मिल जाते। उसके बगल में खड़ा एक्टर हल्की सी क्रीपी मुस्कान के साथ बोला, बस करो अब ये ड्रामा, नहीं तो पूरी रात रोते रहोगे। प्रोटैगनिस्ट ने गहराई से बोला कि उसका दर्द असली है, लेकिन सामने वाला किरदार उसे मौक करता रहा। अब आगे बढ़ो, सब खत्म हो गया। वो थोड़ा झुककर बोला, हम दोनों एक जैसे हैं, एक ही मृग तृष्णा में डूबे हुए। जैसे ही जीने ने और वक्त मांगा, उस रहस्यमय किरदार ने उसे शांत रहने का इशारा किया, बोला कि अब अगले सीन का वक्त हो गया है। रीडिंग के अगले हिस्से में माहौल थोड़ा हल्का हुआ। एक डॉक्टर वाला किरदार बोला, इंश्योरेंस का पैसा कितना मिलेगा? ये लाइन सुनते ही सबका ध्यान उसकी परफॉर्मेंस पर चला गया। सबको लगा कि वो माहौल पर पूरी तरह छा गया है। अब उसमें डर या झिझक का कोई नाम नहीं था। उसकी एक्सप्रेशन, टोन और कंट्रोल देखकर सभी समझ गए कि अब वो पहले वाला रुकी नहीं रहा। एक एक्टर ने मजाक में कहा, अगर तुम थक गए हो तो तुम्हें साइड भेज देंगे, लेकिन प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराकर कहा कि वो पूरी तरह रेडी है और कैप्टन को सैल्यूट किया। अपने मन में वो खुद को दोहरा रहा था, फोकस रहो, ग्राउंडेड रहो। सेट पर मौजूद एक लड़की सोच में पड़ गई। उसने कहा कि ऐसा कॉम्प्लेक्स और अनप्लेजेंट कैरेक्टर निभाना आसान नहीं, लेकिन वी ने उसे बड़ी मैच्योरिटी से पकड़ लिया है। उसने उसे उसके रैंक से पुकारा, कॉर्पोरल, क्या सोच रहे हो? तुम्हें सुबह जो काम दिया था वो पूरा हुआ। वी ने काम होकर जवाब दिया, मैं अभी अटेंड करता हूं। लड़की ने हैरानी से कहा कि अब वो पूरी तरह कैरेक्टर में डूब गया है। उसने महसूस किया कि अब उसकी निगाहें ऐसी है जो किसी भी अपोनेंट को पीछे छोड़ सकती है। एक और एक्टर ने गौर किया कि उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन, रिदम, टोन और प्रोनंसिएशन सब बदल गए हैं, जैसे उसमें कई किरदार बसने लगे हों। पहले दो अलग आइडेंटिटीज दिख रही थीं, अब ऐसा लग रहा था कि तीसरी पर्सनैलिटी भी उभर आई है। वो पूरी तरह अपने रोल में समा चुका था। इस बीच कास्ट और क्रू फिल्म की शूटिंग की तैयारियों में व्यस्त हो गए। माहौल में उत्साह था। सब रोज को बोल रहे थे कि जल्दी तैयार हो। वहीं पास में एक्टिव नाम का एक्टर चुपचाप कुर्सी पर बैठा था, स्क्रिप्ट में डूबा हुआ। वो सोच रहा था कि रीडिंग कितनी बेहतरीन रही। उसने ठान लिया कि इस रोल को वो एक सच्चे एक्टिंग चैलेंज की तरह लेगा, पहले वाले प्रोफाइलर ड्रामा से बिल्कुल अलग। उसे पता था कि अब एक गहरी साइकोलॉजिकल लड़ाई शुरू होने वाली है, लेफ्टिनेंट चोई के खिलाफ, जो कॉर्पोरल गान पर शक करता है, फिर भी उस पर भरोसा करने की कोशिश करता है। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ा, कॉर्पोरल जीन का बिहेवियर किसी अजीब और दूसरे वर्ल्ड के क्रीचर जैसा लग रहा था, जिससे शक होने लगा कि शायद वही आइलैंड ऑफ द मिसिंग का असली विलन है। उसकी क्रुएल्टी पार्क से भी ज्यादा थी।
जिससे एक्टिव को पता था कि अब इंटेंसिटी और बढ़ने वाली है। सीन का माहौल पूरी तरह रेडी था, एक डेंजरस चैलेंज के लिए, और वह उम्मीद कर रहा था कि इस मॉन्स्ट्रस रोल के जरिए वह अपनी लिमिट्स को पार कर पाएगा। जैसे ही पहला सेट तैयार हुआ, फोकस वीन पर गया, जिसने पहले ही अपने कैरेक्टर को पूरी तरह अपना लिया था। एक्टिव ने देखा कि पूरी टीम उसे ध्यान से देख रही है, जिससे उसे एक हैवी प्रेशर महसूस हुआ। डायरेक्टर ने सजेशन दिया कि पहले कट को इजी रखा जाए। सीन में कॉर्पोरल गान और सपोर्टिंग कैरेक्टर साजन चोई थे। कहानी में दिखाया गया कि वे कई दिन से उस मिस्टेरियस आइलैंड पर फंसे हुए थे, जहां डेंजरस स्पिरिट्स की मौजूदगी पहले ही कई जाने ले चुकी थी। सोल्जर्स डर और मेंटल फटीग से जूझ रहे थे, बारी बारी से पहरा दे रहे थे, जबकि फर्स्ट लेफ्टिनेंट चोई थोड़ा आराम करने की कोशिश कर रहा था। ऐसे नाजुक वक्त में कॉर्पोरल जीन धीरे धीरे उनके सामने आया। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही वह चलते हुए कुछ सोच में डूब गया। एक सोल्जर ने सवाल किया कि वे आखिर इस आइलैंड पर क्यों है। तभी जीन ने पूछा कि साजन चोई सोने नहीं जा रहे। सोल्जर ने कहा कि उसे अजीब लग रहा है, क्योंकि चोई को भूख की कोई परवाह नहीं दिख रही थी। उसने बताया कि उसने पहले कैप्टन के आदेश पर आइलैंड की सर्च की थी और एक फ्रूट जैसा कुछ पाया था, पर जब उसने रिपोर्ट की तो बताया कि सिर्फ एक ही फ्रूट बचा है और कहा कि कैप्टन को बताना ठीक नहीं होगा। उसने एक ट्री की तरफ इशारा किया, जैसे कुछ इंटरेस्टिंग देखा हो। जब उससे पूछा गया कि क्या देखा, उसने कहा कि वह फ्रूट तोड़ने गया था, पर जैसे ही क्लिफ के पास पहुंचा, वह फ्रूट गायब हो गया। दूसरे सोल्जर ने उसकी बात को नॉनसेंस कहा, लेकिन उसने जोर दिया कि फ्रूट सच में पलक झपकते ही गायब हुआ और शायद वहां से निकलने का रास्ता हो सकता है। क्यूरियोसिटी में आदमी वहां जाकर देखने लगा। तभी मुस्कुराते हुए सोल्जर ने कहा कि उसने कुछ हिलते देखा और अचानक उसे धक्का दे दिया, क्लिफ से नीचे गिरा दिया। वह जमीन पर गिरते ही अपने रोल में पूरी तरह डूब गया, चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल के साथ। कुछ देर बाद वह घुटनों पर गिरा और हंसी में रोने लगा, अपने किए का रियलाइजेशन होते ही। वह गिर चुके सोल्जर को पुकारने लगा, पछताते हुए कि उसने किसी को किनारे से धक्का दे दिया। तभी उसके माइंड में एक डार्क वॉइस गूंजने लगी, जिसे तुम कभी पसंद नहीं करते थे, उसके लिए पछतावा क्यों? उसने उसे अपने पुराने बुलिंग के दिनों की याद दिलाई। आंसू बहते हुए वह अपने एक्शंस के वेट से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि किसी की जान लेना कोई मामूली बात नहीं। तभी एक और सोल्जर आया और उसे बुलाने लगा। उसने माफी मांगी, कहा कि वह साजन को बचा नहीं सका, उसने उसके पीछे जंप लगा दी थी। गिल्ट में डूबकर उसने वादा किया कि अगली बार वह और तेजी से एक्ट करेगा। उसकी बातों से वायलेंस दोहराने की झलक साफ दिख रही थी। तभी डायरेक्टर ने कट कहा। वह एक्टिव के अचानक पर्सनैलिटी बदलने की स्पीड देखकर हैरान रह गया। एक्टिव ने जिस डेप्थ और इंटेंशन से दो अलग अलग एक्सप्रेशंस और बोलने के अंदाज दिखाए, उसने पूरे क्रू के रोंगटे खड़े कर दिए, जैसे वह दो अलग इंसानों की सोल को जिंदा कर दे रहा हो। क्राउड ने तालियां बजाईं, उसकी एक्टिंग की तारीफ करते हुए, मानो वह खुद एक्टिंग की स्पिरिट से पोजेस्ड हो। आइज बंद कर एक्टिव ने खुद को याद दिलाया कि सब मैनेजेबल है। कॉर्पोरल जीन, सायोल और सोल्जर जैसे तीनों कैरेक्टर्स के अलग अलग इमोशनल लैंडस्केप्स को बनाए रखना वाकई मुश्किल था। डायरेक्टर ने कहा कि अब वह अगले सीन पर जा सकता है, और एक्टिव ने तुरंत हामी भरी। नया सीन एयरपोर्ट पर शूट होना था। डायरेक्टर खुद एक्टिव से मिलने आया। यह उनकी जर्नी का एक और माइलस्टोन था। शूट खत्म होने पर विन हॉलवे से गुजरा, सोचते हुए कि स्टैंड बाय 11 बजे की शूटिंग के लिए है, जो फॉरेन लोकेशन पर होनी थी। उसे भूख लगी थी और जल्दी कुछ खाने का मन था। तभी उसका फोन बजा, उसकी मॉम का मैसेज था। उन्होंने लिखा कि उन्होंने उसका नया वर्क देखा और उसके डैड बहुत खुश है, साथ ही उसे अपना ध्यान रखने को कहा। वी ने सोचा, आज बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं, शायद कुछ स्पेशल हुआ है। तभी डायरेक्टर किम का एक और मैसेज आया। उसमें एक आर्टिकल लिंक था। आर्टिकल में लिखा था कि मूवी ने सिर्फ 3 दिनों में 1 मिलियन व्यूज पार कर लिए हैं। ये देखकर वी मुस्कुराया। ये तो मैडनेस है, और यही रीजन है कि मैं एक्टर बना। उसे यह नई अचीवमेंट लगी, पर वह सोचने लगा कि इसका आगे क्या इफेक्ट होगा। उसने मन ही मन कहा, अगर यह कमर्शियल फिल्म 5 मिलियन व्यूज तक पहुंच गई, तो ये सच में एक ब्रेक थ्रू होगा। तभी पीछे से एक आदमी आया, बोला, अरे स्टार, सुना तुमने फिल्म के रिजल्ट्स? वीन मुड़ा। उसे डायरेक्टर का नोट याद आया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा है। उसने सोचा कि शायद उसे अब अपनी फीस से डबल बोनस मिलेगा,
लगभग 100 मिलियन तक। वह आदमी जो आने वाले फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी उत्साहित लग रहा था, उसने सुझाव दिया कि वुजेने को अपने करियर को आगे बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उसके पास कई कास्टिंग ऑफर्स आ रहे हैं। भूख लगने पर वीन ने कॉल का जवाब देने के बाद पास के रेस्टोरेंट जाने का फैसला किया। कॉल करने वाले ने खुद को मैनेजर चोई बताया। वीन कैफेटेरिया की ओर चला, जहां उसे लिमिटेड सीट्स दिखाई दीं। उसने एक खाली सीट देखी, जिसके पास एक बूढ़े व्यक्ति बैठे थे। उसने पोलाइटली पूछा कि क्या वह वहां बैठ सकता है। वह बूढ़े आदमी, जो किसी टूरिस्ट जैसा नहीं लग रहा था, ने माफी मांगते हुए कहा कि यह सीट पहले से किसी ने ऑक्यूपाई की हुई है। फिर उसने अपनी टोपी उतारी और फ्लुएंट इंग्लिश में बोला, आई एम डायरेक्टर गैबॉक। वीन हैरान रह गया, सोचते हुए कि डायरेक्टर गैबॉक यहां अचानक क्या कर रहे हैं। एक छोटी सी इंट्रोडक्शन के बाद डायरेक्टर ने कहा कि उन्हें वीन से मिलकर बहुत खुशी हुई, और मजाक में बोला कि वह तो नेक्स्ट डोर वाले जैसे लग रहे हैं। वीन को यह थोड़ा अजीब लगा कि कोई इस वक्त उसकी अपीयरेंस पर कमेंट कर रहा है, पर उसने सोचा कि शायद डायरेक्टर उसके एक्टिंग लुक की बात कर रहे होंगे। डायरेक्टर गैबॉक ने आगे बताया कि उन्होंने हाल ही में हुए वीडियो स्पोर्ट्स डे के दौरान वुजेने का परफॉर्मेंस देखा था, जहां उसकी आइज पूरी तरह कैरेक्टर में डूबी हुई थीं। वीन ने सोचा, क्या डायरेक्टर गबुक में सच में एक्टर्स की सोल देखने की कोई एबिलिटी है। डायरेक्टर ने पूछा कि वह इतनी आसानी से पर्सनालिटीज कैसे स्विच कर लेता है। वीन ने कहा कि उसे उस प्रोसेस के हर डिटेल याद नहीं रहती। डायरेक्टर ने कहा कि इसका मतलब वह मेमोरी से एक्ट करता है, इसलिए वह इमोशंस के बीच जल्दी स्विच कर पाता है। जब बात साइन लैंग्वेज पर आई, तो वी ने बताया कि उसने उसे कैजुअली सीखा था, किसी खास रीजन से नहीं। डायरेक्टर उसकी वर्सेटिलिटी देखकर इम्प्रेस्ड हुआ और महसूस किया कि वुजेने के अंदर उसकी करंट अपीयरेंस से कहीं ज्यादा डेप्थ छिपी है, जैसे कोई हिडन पर्सनैलिटी भीतर मौजूद हो। बातचीत आगे बढ़ी तो वीन को पता चला कि डायरेक्टर गबुक किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए उस एरिया में आए हैं। डायरेक्टर उठे और जाने लगे। वीन ने उनके टाइम के लिए उन्हें थैंक किया और कहा कि वह शायद उस नियरबाई सेट पर रुकेंगे जहां क्वांग की शूटिंग चल रही थी। उस पल की सीरियसनेस को महसूस करते हुए मैनेजर चोई वहां पहुंचा और डायरेक्टर को देखकर थोड़ा सरप्राइज हुआ। डायरेक्टर ने उसे फ्रेंडली तरीके से ग्रीट किया, लेकिन चोई के चेहरे पर स्केप्टिसिज्म साफ दिख रहा था। वह सोच में था कि इतनी बड़ी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है कि डायरेक्टर गबुक वहीं मिल जाएं। WJ ने अब भी उस मुलाकात को प्रोसेस कर रहा था। उसे सब कुछ थोड़ा अजीब लगा और उसके मन में हल्की अनीज महसूस हुई। चोई ने अनुमान लगाया कि शायद डायरेक्टर खास तौर पर उसी से मिलने आए थे, जो यह दिखा रहा था कि बात कुछ ज्यादा गंभीर है। उसने आगे बताया कि डायरेक्टर गैबुक अपनी आने वाली फिल्म के साथ उस मशहूर किंग फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, जो दुनिया के टॉप 3 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में से एक माना जाता है। यह सुनकर वुने हैरान रह गया, क्योंकि उसे याद आया कि गैब की पिछली फिल्मों में काम करने वाले कई एक्टर्स को उनके साथ जुड़ने की वजह से पुरस्कार मिले थे। चॉय ने बताया कि हाल ही में गैब की फिल्म को लेकर काफी चर्चा है और कहा जा रहा है कि यह फिल्म प्लैटिनम पाम डियोर जैसे बड़े अवार्ड के लिए भी एक मजबूत दावेदार हो सकती है। तभी वुने को याद आया कि डायरेक्टर ने उससे साइन लैंग्वेज के अनुभव के बारे में पूछा था। चॉय ने शक जाहिर किया कि शायद डायरेक्टर वाकई में उसकी इस यूनिक स्किल की वजह से उसमें दिलचस्पी रखता है। माहौल शांत होते ही चॉय ने उससे पूछा कि क्या उसे किंग फिल्म फेस्टिवल में दिलचस्पी है। इतने बड़े मौके के बावजूद वुने ने शांत स्वर में कहा कि उसे इस फेस्टिवल या इस अवसर में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। उसके अंदरूनी एहसास उसे सावधान कर रहे थे कि डायरेक्टर गैबुक के साथ ज्यादा जुड़ना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि डायरेक्टर उसे भीतर तक पर लेता था। चॉय के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वुने ने डायरेक्टर की दिलचस्पी ठुकरा दी तो इससे न केवल उसके करियर बल्कि उनके भविष्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। जैसे ही सीन शुरू हुआ, सब लोग चिल्ला रहे थे कि मशहूर डायरेक्टर गैबिक खुद सेट पर आए हैं। कई लोग हैरान थे, सोच रहे थे कि क्या वाकई में इतने बड़े डायरेक्टर छुट्टी के दौरान खुद फिल्म सेट पर आए हैं। लेकिन हमारा नायक इस मुलाकात को लेकर ज्यादा खुश नहीं था। उसने ठान लिया कि वह डायरेक्टर को बस एक आम बूढ़े की तरह ट्रीट करेगा। जैसे ही वह अंदर आया, उसने गर्मी की शिकायत की और शूटिंग शुरू होने से पहले थोड़ी देर आराम करने का सुझाव दिया। सीनियर एक्टर्स ने डायरेक्टर का स्वागत किया, लेकिन हमारा लड़का थोड़ा असहज हो गया और जल्दी से मेकअप कराने के लिए किनारे हो गया। तभी डायरेक्टर ने उसे पुकारा और पूछा कि क्या उसे किंग्स फिल्म फेस्टिवल में दिलचस्पी है। फेस्टिवल का नाम सुनकर वह एक पल के लिए रुक गया। पास खड़ी एक महिला ने कहा कि वह बहुत लकी है,
क्योंकि खुद डायरेक्टर गैबिक भी उसे फेस्टिवल के लिए कास्ट करने में रुचि रखते हैं। परेशान होकर लड़के ने धीरे से कहा कि उसे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है, जिससे माहौल अचानक बदल गया। महिला हैरान रह गई और बोली कि इतने बड़े डायरेक्टर के सामने ऐसा बोलना बहुत बदतमीजी है। लड़के ने कंधे उचकाए और कहा कि वह बस अपनी राय बता रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि सब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। उसने माफी मांगी और कुछ झिझक के बाद बाकी लोगों ने भी माफी मांग ली। फिर डायरेक्टर के कहने पर कमरे से चले गए। कमरे में सिर्फ डायरेक्टर और वह रह गए। डायरेक्टर ने फिर पूछा कि वह किंग्स फिल्म फेस्टिवल में दिलचस्पी क्यों नहीं रखता। लड़के ने दोबारा वही कहा कि उसे इस तमाम ड्रामा और दिखावे से कोई लेना देना नहीं है। डायरेक्टर इस बात से हैरान था और सोचने लगा कि क्या उसने वाकई उस लड़के में कुछ खास देखा है या उसे उसकी क्षमताओं को और परखना चाहिए। जब वह उसे ध्यान से देख रहा था तो उसे लगा कि लड़के के व्यवहार के पीछे कुछ अजीब छिपा है। वह किसी तरह बाकी सबसे अलग था। लड़का डायरेक्टर की तेज नजरों को महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि डायरेक्टर बहुत परसेप्टिव है, जो उसके हावभाव के मामूली बदलाव भी पकड़ लेता है। जब वह अपने मन की बात कहने की कोशिश कर रहा था, तभी मैनेजर कमरे में आया और पूछा कि सब ठीक है या नहीं। डायरेक्टर ने सिर हिलाकर जवाब दिया और जाने की तैयारी करते हुए वूने को आज की शूटिंग के लिए शुभकामनाएं दी। लेकिन जाते जाते उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, जैसे उस लड़के के आसपास झूठ का कोई धुंध छाया हुआ हो। उधर अगले सीन की तैयारी शुरू हो गई थी। प्रोड्यूसर ने सबको पुकारा और कहा कि शूटिंग शुरू होने वाली है। उसने वूजेन से पूछा कि क्या वह तैयार है, और वूने ने सिर हिलाया। उसने खुद को याद दिलाया कि पहला शॉट उसी का है, इसलिए उसे पूरी तरह फोकस्ड रहना होगा। उसके अंदर से कॉर्पोरल जीन की आत्मा बाहर आने को मचल रही थी, जो उसके भीतर गहराई में बसी थी। जैसे ही वह अपने किरदार में डूबने लगा, वह थोड़ी देर झिझका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे जीन के कितने भाव बाहर लाने चाहिए, लेकिन फिर उसने तय किया कि वह पूरी तरह उस किरदार में समा जाएगा। एक्शन की आवाज के साथ उसका शरीर कांप उठा। डायरेक्टर ने इस बदलाव को गौर से देखा और मन में सोचा कि क्या वूने सच में अपने किरदार को सही ढंग से जी पा रहा है। सीन में मौजूद सैनिक चुपचाप खड़े थे। तभी उनमें से एक ने दूर से किसी दैत्य जैसे जीव के आने की आवाज सुनी। वूने डर से कांप गया, लेकिन कॉर्पोरल जीन ने सैनिकों को शांत कराने की कोशिश की। फिर भी वह झिझक रहा था। उसे डर था कि उसकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेगा। उसके मन के अंदर जीन कैमरे के पीछे मौजूद लोगों तक भरोसा पहुंचाना चाहता था, क्योंकि वह दो चेतनाओं के बीच जी रहा था। लेकिन वह यह कैसे दिखाए? अचानक उसे एहसास हुआ कि वह बिना बोले साइन लैंग्वेज के जरिए अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकता है। सीन की जरूरत के कारण वह अपने शरीर को ज्यादा नहीं हिला सकता था, इसलिए उसने अपनी आंखों, चेहरे के हावभाव और हल्की हरकतों से अपनी भावना जताई। उसके चेहरे पर संघर्ष की झलक थी, होठों पर हल्की मुस्कान आई, एक ऐसी कहानी जो शब्दों से परे थी। डायरेक्टर ध्यान से देख रहा था। उसे समझ आया कि वूजुन की एक्टिंग में दोहरी परतें हैं, जो उसके प्रदर्शन को बेहद अनोखा बना रही थीं। फिर अचानक वूने गलती से एक सैनिक पर पैर रख देता है, जिससे वह चीख उठता है और सेट पर अफरातफरी मच जाती है। सब सैनिक घबराकर भागने लगते हैं। किसी किसी ने तो बेहोशी तक का नाटक कर दिया। जीन चिल्लाया, मत भागो, मजबूत रहो। लेकिन अफरातफरी थमने का नाम नहीं ले रही थी। डायरेक्टर सब कुछ देख रहा था और महसूस कर रहा था कि यह युवा एक्टर सीन की रफ्तार और तनाव दोनों को संतुलित करने की कुंजी बन गया है। सीन खत्म होते ही डायरेक्टर ने 10 मिनट के ब्रेक की घोषणा की। उसने गहरी सांस ली। उसके पूरे शरीर में गूज़बम्प्स थे। उसने महसूस किया कि वूने के भीतर एक अजीब सी लाइट चमक रही है। भले ही वह बाहर से साधारण लगे, लेकिन उसके अंदर कुछ असाधारण छिपा है, जो अब और छिपा नहीं रह सकता। डायरेक्टर सोचने लगा कि क्या वूजुन ने इतने सालों तक जानबूझकर अपनी असली क्षमता छिपाई थी और अब वह सबके सामने प्रकट हो रही थी। थोड़ी देर बाद बूढ़े डायरेक्टर ने सेट की तारीफ की, कहा कि इतने समय बाद असली शूटिंग के माहौल में वापस आना बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। उन्होंने वून की अद्भुत प्रतिभा की भी सराहना की, यह कहते हुए कि जिस किरदार कॉर्पोरल जेवायेन को स्क्रिप्ट में बहुत साधारण दिखाया गया था, वूजे ने उसे जिंदा कर दिया है। बातचीत के दौरान डायरेक्टर को एक और अजीब एहसास हुआ, जैसे कोई उसे ही पढ़ रहा हो। उसे लगा कि वूने की नजरें बहुत गहरी है, जैसे वह उसके मन की हर बात जान सकता हो। दोस्तों, हमारा चैनल अब बस थोड़े ही कदम दूर है 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचने से।
ये लक्ष्य पूरा करने में आपकी मदद चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए।